हमें यही मानसिकता चेंज करनी है सच यार भाई कि प्रेशर से पढ़ाई नहीं होती है और प्रेशर से इंसान इंटेलिजेंट नहीं बनता है। महाभारत चल रही है, आपने देखा होगा। अर्जुन अर्जुन नहीं होता अगर द्रोणाचार्य सिर्फ प्रेशर डाल देते। oh my God! या तो ये पागल है या तो बाबा जी कुछ नहीं करा रहे। हाँ जी प्रणव भाई, पढ़ाई चल रही है कि नहीं? प्रणव रोनाल्डो भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रणव रोनाल्डो भाई, बात कर, मेरे को जानता नहीं है ये। पढ़ाई शुरू की कि नहीं? या 4-5 साल बाद आपको कुछ गाड़ी घोड़ा घर खरीदना है तो उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो। हमने फिनिश गुड रख रखा है, वो हमारी छाती पे बोझ है। चलिए शुरू करते हैं, चलिए। मजा आया। कृपया करके बताएं मेरी आवाज कैसी आ रही है। सब जगह मैंने लिंक पोस्ट कर दिया था। सिमरन वेलकम यार टू द कॉमर्स बाबा कम्युनिटी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार। आप ही लोगों के सपोर्ट से हम ऐसी चीज़ें कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये बताओ, अभी अगर मैं आगे चालू करता हूँ तो तुम ये बता दो कि तुम लोगों ने कल तक का पूरा रिवीजन कर लिया है कि नहीं, क्योंकि कल तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। आज मैं कुछ उसी के आगे का बताने वाला हूँ, तो तुम लोगों को पहले तक का पूरा आना चाहिए। सबको मिलेगा मॉडरेटर का रोल, मुझे पार्टिसिपेट करके दिखाओ, वो मैं अपने हिसाब से चूज़ करता जाऊँगा। अगर मुझे पार्टिसिपेशन दिखेगा यू विल बिकम द मॉडरेटर, ठीक है? बाकी मॉडरेटर्स ध्यान रखो, स्पैमिंग ना हो चैट सेक्शन में। और चलिए शुरू करते हैं, चलिए। मजा आया। पहली बाप रे, कितना क्रिंजी हो जाता हूँ कभी कभार, मुझे खुद पे गुस्सा आ जाती है। हाँ भाई, तो मैं एक बार रिवीजन तो करवाऊंगा जैसा मैं हर बार करवाता हूँ। तो मैं आपको बताने वाला था कि हमारी जो जर्नी चालू होगी वो शुरू होगी सेल्स से, क्योंकि कुछ भी कर लो, जब तक सेल्स को आप नहीं लेके चलोगे तब तक आप कोई भी आंसर नहीं निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेल्स, बेसिक सेल्स जो मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ था। तो मैंने बोला था हम लोग जो कर रहे हैं वो है स्टेटमेंट। लिखना चालू करो सब लोग मेरे साथ, अब चैट सेक्शन छोड़ दो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने सीखना चालू किया था, ठीक है भाई? इसमें जो मैंने सबसे पहली चीज़ आपको लिखवाई थी, बिल्कुल फेयर करके लिखना है आपको। लिखो भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये सबसे पहली चीज़ थी कि आपको लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो श्री गणेश होगा, आपका काम करना जो चालू होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के थ्रू चालू होगा। भाई जल्दी से इसको लिख लो ताकि मैं आगे तुम्हें बता सकूं, और मुझे कमेंट सेक्शन अभी बिल्कुल शांत चाहिए। तो बात करते हैं भाई, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर हमने सबसे पहले लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हमारी अर्निंग चालू होती है हमारी सेल्स से। तो हमें ध्यान रखना है कि हम सेल्स के थ्रू ही चालू करें। फिर मैंने आपको सेकंड बताया था कि अगर इसके अलावा, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा अगर कोई हमारी इनकम होती है तो हम उसको नाम देते हैं अदर इनकम। ये भी हमने सीखा था, ये हमने लिखा अदर इनकम। और यहाँ पे जो हमारा आंसर इसके बाद आएगा इसको हम थर्ड भी नाम दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको थर्ड बोल सकते हो। थर्ड हो जाएगा आपका टोटल इनकम, और इसका दूसरा नाम है टोटल रेवेन्यू। ये हमारी टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू हो गई है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया भाई फाइनली। इससे हमें पता चल गया कि हमने टोटलिटी में कितनी इनकम अर्न की है, आखिर हमने कितना पैसा कमाया है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म थोड़ी ना होती है, और ये हमने इसके आगे कल कहानी कर ली थी। सो अगर मैं इसको आगे बताना चालू करूँ तो मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बना सकता हूँ, और वो फोर्थ पॉइंट हमारा होगा एक्सपेंसेस का। अब एक्सपेंसेस को मैं कैटेगराइज करना चालू करूंगा, ये आपको ध्यान देना है। यानी टोटल इनकम निकालने के बाद जैसे मैंने इनकम निकाली है, अब मुझे एक्सपेंसेस को भी निकालना पड़ेगा, मुझे एक्सपेंसेस को भी देखना पड़ेगा कि मेरे एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं लेता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। माही यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि मुझे याद है कल तुम्हारा कन्फ्यूजन ऑल्दो क्लियर हो गया था, बट मुझे तो याद है ना। तो यार प्लीज़ ध्यान रखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये कंज्यूम्ड बेचारा वहाँ चला जाएगा तो अपन टिक मार्क कहाँ लगाएंगे? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मैं नीचे लिख देता हूँ भाई। चलो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सबसे पहला एक्सपेंस है जो माइनस होगा, और याद रखना हम इस साल से ये चीज़ करने वाले हैं, जो चीज़ माइनस होगी उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है भाई? तो ये मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये चीज़ मेरी माइनस होगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फटाफट सबके सब जल्दी से फॉर्मूला चैट में लिखना चालू कर दो, मुझे सबका आंसर चाहिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे फटाफट सबका यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए फॉर्मूला सबकी तरफ से।
उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आय हाय मेरे शेरों, वाह, गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो चलो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे थे तुम लोग, बिल्कुल सही जा रहे थे। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने बता दिया। बहुत ही शानदार, तुम सब बहुत औसम हो, मज़ा आता है इसलिए तुम लोग के साथ बात करने में, पढ़ाई करने में, इंटरेक्शन करने में। दिस इज़ वॉट पॉजिटिव कम्युनिटी मीन्स टू मी फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, आप लोग बहुत शानदार जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यार? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। कुछ और तो दिया होगा, तो आइदर और वाली सिचुएशन या सिनेरियो चल रहा है। तो अगर अलग से कहीं पे दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ये तो अपना पहला हो गया था, मैं इसमें मार्क लगा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में स्टार लगा के चलते जाता हूँ ताकि तुम लोगों को डिफ्रेंसिएशन करने में आसानी हो। दूसरा आ जाता है परचेजेस। परचेजेस अलग से दिया हुआ है, तो अपन ने लिख लिया परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये अपन ने लिख लिया इन केस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो हमने परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, उसको हमने सेपरेटली अलग से लिख लिया। और ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि भाई माइनस तो होंगे, ये तो खर्चे हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस होगा। नेक्स्ट आ जाता हूं मैं इसके बाद वाली चीज। अब मुझे आपको आगे चीजें बतानी है जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं की है। जैसे आता है नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्रीज। नाउ चेंज इन इन्वेंट्रीज, यहां पे जो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले बताने वाला हूं चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स के बारे में। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड का मतलब ये है, ये वो गुड्स हैं जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं, पूरी तरह से मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास स्टॉक में पाइल अप होके रखे हुए हैं, फिनिश्ड गुड्स। दूसरा होता है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, दूसरा होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मैं आपको समझा ही चुका हूं, कार्य प्रगति पर है, मतलब ये सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं। चाहे तो आप इसको सेमी फिनिश्ड गुड्स भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परचेजेस और परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है भाई, दोनों सेम होता है। स्टॉक इन ट्रेड बेसिकली रॉ मटेरियल को बोला जाता है। तो या तो फिनिश्ड गुड होगा आपके पास, या तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, या फिर जैसा मैंने बताया रॉ मटेरियल होगा, जिसको हम नाम देते हैं स्टॉक इन ट्रेड। लीजिए भैया आशीष कुमार चौधरी जी, मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया। तो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर मैं चेंज इन इन्वेंट्री ले रहा हूं फिनिश्ड गुड की, तो यहां पे क्या सीखने के लिए आपको मिलता है? चेंज इन इन्वेंट्री किसी की भी हो सकती है, यानी फिनिश्ड गुड है उसको भी लेना है, वर्क इन प्रोग्रेस है उसको भी लेना है, और स्टॉक इन ट्रेड यानी जो मेरा रॉ मटेरियल है जिसमें मैंने काम चालू भी नहीं किया है, मुझे उसको भी लेना है, क्योंकि सबकी सब कॉस्ट होती है टिल द पॉइंट उनको सेल आउट नहीं कर दिया जाता है। रतविंदर ने रॉ मटेरियल बोल भी दिया है। परचेज कैन बी एनीथिंग, फेरू भाई नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। परचेज कैन नॉट बी एनीथिंग, परचेज इज स्टॉक इन ट्रेड, परचेज इज द रॉ मटेरियल। परचेज हम उसको बोलेंगे जो हमारे पास कोर रॉ मटेरियल रखा हुआ है, वही हमारा परचेजेस कहलाएगा। इट कैन नॉट बी एनीथिंग। बाबा जी इन्वेंट्री हमारे एक्सपेंस क्यों है? इन्वेंट्री हमारी एक्सपेंस इसलिए बेटा क्योंकि हमने रॉ मटेरियल रख रखा है, हमने सेमी फिनिश्ड गुड रख रखा है, हमने फिनिश्ड गुड रख रखा है। वो हमारी छाती पे बोझ है जब तक हमें उसे सेल नहीं कर देते, क्योंकि सेल कर दिया तो पैसा आएगा, सेल नहीं किया तो बेचारा कॉस्ट का कॉस्ट बना रह जाएगा। पैसा तो लगाया, टाइम तो लगाया, मेहनत तो लगाई, लेकिन बदले में कभी पैसा उसके मिल ही नहीं पाया, इसलिए वो हमेशा कॉस्ट रहेगा टिल द पॉइंट उसको आप सेल आउट नहीं कर देते हैं। क्या मैं क्लियर हूं इस चीज को लेके? और ये पूरी कॉस्ट लेके चल रहा हूं मैं, जो कॉस्ट है वो लेके चल रहा हूं, इन्वेंट्री की भी बेसिकली कॉस्ट लेके चल रहा हूं। और जब मैंने स्टॉक इन ट्रेड यहां पे बोला, चेंज इन इन्वेंट्री की बात की है, तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं वो जो हमने इस साल में यूटिलाइज की है। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का वो स्टॉक जो इस साल में यूज हुआ है। सिर्फ स्टॉक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सिर्फ चेंज इन इन्वेंट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए, परचेज को लो ही मत। तो कशिश ने बोला चेंज ही क्यों लिया? चेंज इसलिए लिया बेटा क्योंकि ऊपर मैंने परचेज अलग से लिया है। देखो देखो देखो, चालाकी चलो, 2 मिनट शांत रहो, 2 मिनट शांत रहो, सब लोग शांत रहो, कोई कमेंट नहीं चाहिए, मैं तुम्हें चालाकी सिखा रहा हूं। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। देखो भाई, ऊपर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, सब लोग हाँ बोलो वहां पे बैठे बैठे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है या नहीं है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है, नेट परचेज भी आ रहा है। सबको दिख रहा है फॉर्मूले में? मैं टिक लगा रहा हूँ फॉर्मूले पे, चेक करो, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक भी दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है, नेट परचेजेस भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आगे बढ़ता हूँ,
मान लो अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? तो मुझे परचेज को भी लेना पड़ेगा और स्टॉक को भी लेना पड़ेगा। तो मैंने परचेज को अलग ले लिया, और अगर तुम फॉर्मूले में देखो, यहां चेक करो, तो ओपनिंग स्टॉक में से इनडायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? बेसिकली चेंज इन इन्वेंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, मैंने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिया है क्योंकि मैं एक्सपेंस को पॉजिटिव लेना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने यहाँ पे करा क्या है? मैंने चेंज इन इन्वेंट्री को लिया है। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या? यही ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहाँ पे अलग से ले लिया है, क्योंकि परचेज जो है उसको मैंने अलग से ले रखा है। तो ये तीनों का मिक्सचर फिर से बन गया। ये तीनों में मतलब दोनों मिला के, परचेज और क्लोजिंग और ओपनिंग मिला के, ये टोटली बन गया मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या समझ में आया या नहीं, कृपया करके मुझे बता दीजिएगा। गुड गुड। या तो मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑल टुगेदर ले लूँ, या फिर मैं परचेज लूँ और अलग से इन्वेंट्री का चेंज ले लूँ। यस, इट कैन बी नेगेटिव यार, ऑब्वियसली डेजी, बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, पलक गिनी। एक बार सुनिए ज़रा ध्यान से। ऊपर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों था। मैंने दूसरे स्टार में, ये जो मैंने स्टार लगाया है, इसमें परचेजेस को अलग लिया। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में से मैंने अलग परचेजेस तो ले लिया, अलग से ये ले लिया। अगर ये नहीं दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया, तो फिर उसमें से बच गए फॉर्मूले से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। वो कहलाता है चेंज इन इन्वेंट्री, जिसको मैंने यहाँ पे अलग से ले लिया। बस इतना किया है और कुछ नहीं किया। इन्वेंट्री एक्सपेंस होते हैं, बिल्कुल एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि उसको आप प्रोडक्शन में यूज़ करते हो। इसलिए जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आप ओपनिंग स्टॉक को और जो आपका परचेजेस है उसको आप डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हो। शार्दुल भाई, बिल्कुल एक्सपेंस होते हैं इन्वेंट्री। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अनीश ने भी बिल्कुल सही बोला है। हाँ, मतलब तुम लोग समझ गए, सीधी बात है, तुम लोग समझ गए। इट्स ऑल अबाउट कि अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया है तो मुझे परचेजेस लेना पड़ेगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही जा रहे हो। अभी तो मैं आगे तुम्हें और शॉक देने वाला हूँ, मैं पहले से ही बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं डबल शॉक दूंगा। उसके बाद तुम मत बोलना यार क्या एकदम से ये क्या हो गया। थोड़ा सा सुकून रखना, क्योंकि कंसेप्ट बनाना अलग होता है, प्रैक्टिकल करना अलग होता है। लेकिन कंसेप्ट बन गए तो प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आती, बट थोड़ा सा तो मेरे साथ देना पड़ेगा। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। अभी तो अपन खैर करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एटलीस्ट तुम लोगों ने ये चीज़ तो क्रैक कर ली है कि भैया सीधी बात है, अगर मैं कुछ ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के लेके आ रहा हूं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में से मैंने उठाया है वो है बेसिकली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यानी मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड से तीन चीज़ों को यूज़ किया है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस हो रहा है, नेट परचेज प्लस हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है। क्या ये चीज़ें आपको क्लियर हैं? मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से ये चीज़ें उठाई हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बताइए ज़रा, और वो आगे का नेक्स्ट स्टार बना के लिखो। इसके बाद अगर कोई खर्चा लिया जाता है तो वो खर्चा कहलाता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। लिखिए ज़रा, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरीज एंड वेजेस आती है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी आता है। क्या होता है दोनों मैं आपको बता देता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ आपके लिए, तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो मैंने लिखी होगी और आपको समझ में नहीं आएगी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो मैंने लिखा है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। मान लो आपने एक जगह जॉब करना चालू की और आपको 60,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलने लगी। कभी भी वो इंस्टीट्यूशन आपको 60,000 अगर वो बोल रहा है, डिक्लेयर कर रहा है इंस्टीट्यूशन, तो 60,000 पूरा पैसा नहीं देगा आपको। क्या इसका आंसर तो नहीं आता मुझे? वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि हम आपको इसमें से 57,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके देंगे, जिसको आप अपनी सैलरी बोल सकते हो। एट द सेम टाइम हम 3,000 रुपये काटेंगे और प्रोविडेंट फंड के नाम से रख देंगे। मतलब आपने जो पैसा कमाया वो पीएफ में जाएगा, क्योंकि सरकार का ऐसा उसूल है। कौन सी सरकार? मैं बता देता हूं, भारत सरकार। ठीक है भाई, इसलिए जो सीनियर्स हैं वो बार बार तुम लोगों से भारत सरकार बोलते रहते हैं, क्योंकि मैं भारत सरकार का काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर हूँ, मतलब बात करता रहता हूँ। तो हुआ क्या, आपकी 60,000 की सैलरी में से आपको 57,000 सैलरी तो अकाउंट में चली गई, लेकिन बाकी बची हुई 3,000 रुपीज़ प्रोविडेंट फंड के नाम से, पीएफ के नाम से काट ली गई। भारत सरकार का ऐसा रूल है कि कंपनीज को काटना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये जो 57 है
ये तो आपकी सैलरी काउंट हुई, जिसको आप कहाँ दिखा दोगे, सैलरीज एंड वेजेस के अंदर 57,000। लेकिन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात की जाए, वो तो टोटल आपका 60,000 का फिगर बन रहा है ना। कैसे? 3,000 आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट हो चुका है, तो टोटल एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो टोटल हो जाते हैं आपके 60,000 रुपये। ऐसे 60,000 रुपये कहलाएगा वो, इसलिए इसको ऐड करके लेना पड़ता है। आई होप आई एम क्लियर। अब उसे बेनिफिट एक्सपेंसेस कहो, कॉम्पनसेशन कहो, बेसिकली टैक्सेस ऑन सैलरी, नो फिर टैक्सेस तो अलग कट जाते हैं, टैक्सेस तो अलग ही कट जाते हैं, वो TDS वगैरह होता है वो तो अलग ही कटता है, वो छोड़ दो। उसके बाद आपका PF में पैसा जाता है, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है, वो हो जाता है। अनीश भाई, प्रोविडेंट फंड इज़ द मनी दैट यू गेट, या तो आप जब जॉब छोड़ते हो तब, या फिर आप जब रिटायरमेंट लेते हो तब। क्लेम नहीं, क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऐसा होता है डेजी कि मान लो आपने वर्कर्स के लिए एक फंड बना रखा है, रिजर्व बना रखा है कि आगे चल के अगर कोई घटना होती है वर्कर के साथ, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में वर्कर्स जो हैं उनको आप ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन में से पैसा निकाल के दोगे। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट्स और मे बी एक्सीडेंट, जो कि कंटिजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस केस में उससे निकाल के दिया जाएगा। तो वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। PF का बेनिफिट क्या है मोहम्मद सैम? PF का बेनिफिट ये है कि सरकार चाहती है कि लोगों में सेविंग्स की आदत बने, वो थोड़ा बहुत सेव किया करें, इसलिए सरकार जानबूझ के वो पैसा निकाल के रखती है कि किसी को रिटायरमेंट के बाद प्रॉब्लम ना हो, इकट्ठा कुछ पैसा तो उनके पास चला जाए। नहीं यार सचियार भाई, ये भी पैसा जो सरकार प्रोविडेंट फंड के नाम से अलग से निकाल रही है ना, ये पैसा भी आपके पास ही आएगा, बस ये है रिटायरमेंट के बाद आएगा बेटा। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। आपकी सैलरी बनती थी 60,000 रुपीज़, 57,000 सॉरी माय मिस्टेक, 57,000 तो सीधे आपके पास आ गई, लेकिन 3,000 सरकार हर महीने काट लेती है प्रोविडेंट फंड के नाम से, कंपनीज को बोल के रखा है, तो वो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता रहता है। फिर जब आप रिटायर होते हो या मे बी जॉब छोड़ते हो, या 4-5 साल बाद आपको कुछ गाड़ी घोड़ा घर खरीदना है, तो उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। हाँ, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में मिलता है। चंदन दी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इशिका बेटा क्या डाउट है आपका, बताओ यार। पेंशन राइट, ठीक है। लक्ष्मी प्रोविडेंट फंड क्या है? मैंने बता दिया लक्ष्मी प्रोविडेंट फंड क्या है, अब भी जस्ट बताया मैंने। प्रोविडेंट फंड वो पैसा है जो आपका एक तरीके से सेव होता है, जो एक तरह से जमा होता है सरकार के पास। आप उसे 3-4 साल बाद कभी भी निकाल सकते हो, या फिर रिटायरमेंट पे निकाल सकते हो। जनरली लोग रिटायरमेंट पे ही निकालते हैं। अनुरीत ने पूछा है मंथली मिलता है या लाइफ टाइम? आपके ऊपर है, आप इकट्ठा निकालना चाहते हो या मंथली निकालना चाहते हो। कोई रेट फिक्स्ड होता है, हाँ उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह अगर है तो पूछो, मुझे इतना डिटेल में आइडिया नहीं है, मैं इतना ध्यान नहीं देता। कोई लेफ्ट कर दे तो PF तो उसी का रहेगा। PF एक मतलब PF बिलोंग्स टू दैट पर्सन ओनली, अगर वो लीव भी कर देगा तो PF उसी का रहेगा। PF के पैसे से तो काफ़ी जगह नहीं कर सकती, कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी को इसको PF में डालना पड़ता है आपके अकाउंट में, जो आपका PF अकाउंट है उधर पे ट्रांसफ़र होता है, तो कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती, कंपनी यूज़ नहीं कर सकती है। घोड़ा लेना है अब तो, चलो ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। इशिका ने, मुझे इशिका का मैसेज दोबारा नहीं मिला, बट नेगी साहब ने आंसर दिया तो है। मैं इशिका का एक बार फिर भी देख लेता हूँ, मुझे डाउट मिल जाए तो। सर PF हम इंस्टॉलमेंट में क्यों मिलता है? इंस्टॉलमेंट में इसलिए मिलता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको सपोर्ट मिलता रहे मंथली बेसिस पे। आप चाहो तो लमसम में भी इशिका निकाल सकते हो पैसा। प्राइवेट वालों को भी मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट का रूल है कि प्राइवेट वाले जो हैं कुछ पैसा अपनी तरफ से PF में कंट्रीब्यूट करेंगे आपके लिए, और कुछ पैसा जो बंदा जॉब कर रहा है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, और ये पूरा पैसा उस बंदे के ही खाते में जाएगा जो जॉब कर रहा है। अगर वो जॉब छोड़ भी देता है तो भी PF का पैसा उसी का है। एक PF नंबर अलॉट होता है आपको जब भी आप जॉब में जाते हो तो, और वो PF नंबर के थ्रू आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो जब आप चाहो, आपको ही मिलेगा। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद। आगे नेक्स्ट चीज़ जो आती है, कृपया करके सितारा बना के लिखिए, इसको कहा जाता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली मैं आपको लिख देता हूं ब्रैकेट में, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन होता है। हाँ सचियार भाई, सेविंग्स ही हैं, बस ये वो ज़बरदस्ती वाली सेविंग्स है जो सरकार करवाती है। तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, तुम्हें सेविंग करनी ही है। फाइनेंस कॉस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टार पे हमारे, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। और इसके अंदर लास्ट जो हमारा आता है, जिसको हम बहुत अच्छे से नाम दे सकते हैं, ये बहुत टफ है लेकिन फिर भी आप कर लो ताकि आपको याद रहे, और वो कहलाता है हमारा अदर एक्सपेंसेस का। ऐसे कर करके, ये देखो मैं इसके सामने मार्क कर देता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने मार्क नहीं किया है ना, तो तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। ये मैंने मार्क कर दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अगेन दिस इज बीइंग मार्क्ड। फाइनेंस कॉस्ट मार्क्ड।
डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मार्क्ड, अदर एक्सपेंसेस मार्क्ड, ये सब माइनस होंगे। ये सारे के सारे मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे माइनस होते हैं। देख लो भाई, शुरुआत हमने कहाँ से की थी, टोटल इनकम के साथ हमने जो निकाली थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करके। चेक करते चलो एक बार, इससे हमारी टोटल इनकम आ गई थी ये। फिर एक्सपेंसेस सारे लिख लिए हैं, एक्सपेंसेस का नंबर चेक करो तो 4th है हमारा। अब हमारे टोटल एक्सपेंसेस हम लिख देते हैं यहाँ पे, इससे हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, सबको दिख रहा है ना, एक बार देख लो। हाँ भाई बता रहा हूँ, अमोर्टाइजेशन भी बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे हम यहाँ पे, ये लिख दिया हमने, ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए। इशिका ने पूछा रिटायरमेंट पे ही मिलता है या टाइम पीरियड खत्म होने पे? कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहता है कि 3-4 साल बाद आप पैसा निकाल सकते हो प्रोविडेंट फंड का। तो अगर आप चाहो तो 3-4 साल बाद निकाल लो, नहीं तो आप रिटायरमेंट तक खींचना चाहते हो तो रिटायरमेंट तक खींचो। चेंज इन इन्वेंट्री कुछ नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो बस। चेंज इन इन्वेंट्री वही है और कुछ भी नहीं है मृदुल भाई, कुछ भी नहीं है। माही ने आंसर दे दिया है वैसे तो कि अमोर्टाइजेशन क्या होता है, बट मेरा भी काम है बताना अमोर्टाइजेशन, तो मैं बता देता हूँ। जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब पे जो लगता है वो होता है आपका बेसिकली डेप्रिसिएशन। और जो इनटेंजिबल एसेट्स पे लिखता है जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जैसे ब्लैकबेरी एक ज़माने में उसका कीबोर्ड बड़ा फेमस हुआ करता था, तो लेकिन अब उस कीबोर्ड की जो वैल्यू है, ब्लैकबेरी कीबोर्ड की वैल्यू, अब वो धीरे धीरे डाउन हो चुकी है, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं बची है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। तो वो क्या हुआ, उनकी एक तरीके से जो उनके पास पेटेंट था उसकी वैल्यू में गिरावट आई, जो उनके पास एक तरह की टेक्नोलॉजी थी उसमें गिरावट आई, उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाएगा। यानी इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब फॉल होती है तो उसको नाम दिया जाता है अमोर्टाइजेशन। जैसे ब्लैकबेरी कंपनी का पहले बहुत नाम था, अब बिल्कुल नहीं बचा, तो उनकी गुडविल खत्म हो रही है एक तरीके से, तो वो अमोर्टाइजेशन कहलाएगा। लेकिन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन अगर इसमें से किसी की वैल्यू में फॉल आता है तो उसको डेप्रिसिएशन नाम दिया जाता है। मेरे भाइयों, अगर तुम वीडियो में यहां तक आ गए हो ना, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैं इससे ज्यादा वैसे कुछ चाहता नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इन स्टडीज में कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं, तुम्हें लगता है कि मैं उस लेवल पे तुम्हें लेके आ रहा हूं जहां पे तुम्हें वाकई में ये क्लासेस फ्रूटफुल लग रही है, तो एक और अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए यहां बीच में है। ब्रेक भी हो जाएगा, मेरी बात भी सुन लोगे। अगर तुम चाहो तो सीबी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। उसमें तुम्हें ये जो 1 महीने का पूरा कंटेंट है ना, ये जो सारे वीडियोस हैं पूरे 1 मंथ के, ये तुम्हें पूरे इकट्ठे मिल जाया करेंगे और तुम्हारी 1 महीने की पढ़ाई भी पूरी इकट्ठी हो जाएगी। तुम जब चाहे तब देख सकते हो, ये वीडियो आराम से देख सकते हो, तुम्हें एडवांस में मिल जाया करेंगे जैसे ही मंथ चालू होगा। जैसे ये जून का मंथ है तो तुम्हें जून का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे जो इस सीबी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत छोटे छोटे रहेंगे। इसमें कुछ ही लोग इकट्ठे होंगे, मे बी 50, मे बी 60, मे बी 70 स्टूडेंट्स या 70 मेंबर्स रहेंगे, जो एक बहुत छोटा सा ग्रुप रहेगा जिसके अंदर तुम कभी भी इंटरेक्ट करके अपनी डाउट सॉल्व कर सकते हो। और जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक न्यूज़ है कि तुम्हारे लिए गर्ल पार करके एक अलग से ग्रुप बनता है जिसमें तुम आराम से डिस्कशंस कर सकते हो, फील सेफ कर सकते हो कि यार नहीं यार, मुझे कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब अजीब सा लड़का नहीं है जो बिना बात के छेड़ रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है। तो एक गर्ल पावर ग्रुप है, वहां पे तुम आराम से तुम्हारे सीनियर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें डिस्कॉर्ड पे स्पेशल पावर मिलेगी। अब ये डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड एक ऐसी जगह है जहां पे तुम अपना पैशन, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं या जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे परस्यू करना है, उस रिलेटेड तुम अपने डिस्कशंस कर सकते हो। इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स का सर्वर है, वहां पे आके तुम्हें एक स्पेशल पावर दे दी जाएगी सो दैट तुम जब इंटरेक्ट करो तो तुम्हारे नाम के सामने लिखा हो कि भाई तुम स्पेसिफिक पावर के साथ उस डिस्कॉर्ड सर्वर पे बैठे हो। और साथ ही साथ में तुम्हारे पास नोट्स होंगे, जो टेस्ट शीट्स आया करेंगी वो तुम्हारे पास रहेंगी उन स्पेसिफिक चैप्टर्स की। ये पूरा कंटेंट तुम्हें मिलेगा सीबी फैमिली में। अब ये सीबी फैमिली का सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिलेगा कहां से? कुछ नहीं करना है, तुम्हें गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे कॉमर्स बाबा ऐप मिलेगी, डाउनलोड करो। जब कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड हो जाए तुम रजिस्टर कर लो खुद को, वहां पे स्टोर सेक्शन पे जाना, तुम्हें सीबी फैमिली मिल जाएगा, जाके उसमें एनरोल करा लेना। ये सारे पर्क्स तुम्हारे हैं। आगे बढ़ते हैं। सो चलो ठीक है, यहां तक हम आ गए हैं। हमने कहां तक कर लिया था? 4th तक कर लिया था। ओके, तो 5th हम जो निकालेंगे वो 5th हमारा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे आप? आपका जो टोटल रेवेन्यू आया था उसमें से आप माइनस करोगे टोटल एक्सपेंसेस को। जैसे ही आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। हाँ रतविंदर, इंटेंजिबल एसेट्स फिक्स्ड ही होते हैं,
करंट नहीं होते इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस करके, ये हमारे पास है इधर पे। और अब हम इसमें से जो माइनस करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा 6th पॉइंट, जिसको नाम दिया जाता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। लिखिएगा पूरा, वैसे आपकी बुक्स में हो सकता है सिर्फ इनकम टैक्स लिखा हो, लेकिन आप पूरा लिखिएगा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जो टैक्स पे करती हैं, जो बिजनेस होते हैं जो टैक्स पे करते हैं, उसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बोला जाता है। ये आप टैक्स माइनस करोगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि 7th पॉइंट में आ जाएगा। कृपया करके इसको देख लीजिए। एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो उनका पीएफ कशिश मैम उनकी फैमिली को मिल जाता है, जो भी फैमिली में होंगी, वाइफ है, बच्चे हैं या फिर मम्मा पापा हैं। हाँ जी प्रणव भाई, पढ़ाई चल रही है कि नहीं? प्रणव रोनाल्डो भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रणव रोनाल्डो भाई मेरे को जानता नहीं है ये। पढ़ाई शुरू की कि नहीं? माही ने बोला है फाइनेंस कॉस्ट कैन इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन अदर बोरिंग्स ऑल्सो। बाबा जी बिल्कुल सही, इंटरेस्ट ऑन अदर बोरिंग्स ऑल्सो। तो परेशान मत हो ना, बेसिकली मैं इंटरेस्ट ऑन लोन के थ्रू बोलना वही चाहता था, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये लीजिए माही, आपके लिए कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। डिप्लीशन इज़ रिडक्शन ऑफ कोल एंड अदर रिसोर्सेज। हाँ, डिप्लीशन इज़ दैट, बिल्कुल सही है। वो डिप्लीशन अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। चेक करो, क्योंकि इससे छोटा करूँगा तो तुम लोगों को मोबाइल में देखने के लिए दिक्कत होगी। देखो एक बार ये, अगर रौनक अरोरा भाई, अगर आप मेरी क्लास ध्यान से देख रहे हो और सिर्फ मेरे को ब्लाइंडली भी फॉलो कर रहे हो कि मैं जितना करवा रहा हूँ उतना आपको हर दिन का आता है, तो बिलीव मी आपको उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। घबराओ नहीं, हड़बड़ाओ मत, भीड़ के साथ मत भागो, क्योंकि याद रखना हम 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन में रहते हैं और उस पॉपुलेशन में हम जब पूरी दुनिया में भागदौड़ देखते हैं तो हमें चीज़ें टफ़ लगने लगती हैं, बल्कि चीज़ें टफ़ नहीं है, देयर इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और मैं वही करवा रहा हूँ। अगर आप मेरी क्लास में इतना कर रहे हो और आपको वो हमेशा के लिए याद हो रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। दैट इज़ द रीज़न मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी क्लासेस से पढ़ रहे हो तो मैं उससे ज़्यादा प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है। 12th इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडीज़। आपको मालूम होना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट द कोर्स, इट इज़ जस्ट अबाउट द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड। जिसको वो आंसर करना आता है, फ़र्क नहीं पड़ता साल भर क्या पढ़ा था, फ़र्क पड़ता है कि वो जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में वो पूरे करने आते हैं या नहीं। तो प्लीज़ मत परेशान हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते चलो, उतना करते चलो। जब बाकी के लोग बोल रहे हो यार 12th कितना टफ है यार, कितना सारा पढ़ना पड़ता है, तो तुम बोलो या तो ये पागल है या तो बाबा जी कुछ नहीं करा रहे। क्योंकि चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतने लंबे वक्त तक उसमें इंटरेस्ट रहेगा। जिस दिन खुद को खींचना चालू करोगे सब खत्म हो जाएगा। लेट इट बी अ सिंपल थिंग, लेट 12th बी अ सिंपल थिंग। हम कर रहे हैं, अच्छे से करेंगे। कॉर्पोरेट मीन्स प्राइवेट होता है। हाँ भाई बिल्कुल सही, अस्मा रूही बिल्कुल सही बोला है आपने। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलो फुल स्क्रीन भाई, ठीक है भाई, लो 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 कर लो भाई, अगर तुम्हारे पास आ जाइए, बहुत ही छोटा छोटा हो गया। लो भाई, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। आवाज़ नहीं आ रहा है? अरे ऐसे कैसे आवाज़ नहीं आ रहा है भाई, हम तो बहुत ज़ोर से लगा रहे हैं, आप तक कैसे नहीं पहुंच रहा है? प्रणव रोनाल्डो भाई, माही ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है जो अक्सर मेरे से पूछा भी जाता है। बाबू जी कॉर्पोरेट तो कंपनीज पे करती हैं और इनकम इंडिविजुअल अपनी इनकम पर पे कर देता है, तो ये साथ में क्यों? एक्चुअल में जो आप पर्सनल इनकम पे करते हो उसको सिर्फ इनकम टैक्स बोलते हो, लेकिन अगर वही टैक्स कंपनी पर्सनली पे कर रही है, बीइंग अ प्राइवेट कंपनी अगर वो पे कर रही है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे कर रही है, तो उसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बोल दिया जाता है। जब आप पे करते हो तो सिंपल पर्सनल इनकम टैक्स है या बेसिक इनकम टैक्स है, लेकिन जब कंपनी पे करे तो उसके आगे एक टर्म जुड़ जाता है कॉर्पोरेट, और वो बन जाता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। बिल्कुल यार, बिल्कुल इशिका ने सही चीज़ बोली मृदुल, क्योंकि लैंड इज़ द ओनली फिक्स्ड एसेट जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज होती है। बिल्कुल होती है। हमें यही मानसिकता चेंज करनी है सचियार भाई, कि प्रेशर से पढ़ाई नहीं होती है और प्रेशर से इंसान इंटेलिजेंट नहीं बनता है। महाभारत चल रही है, आपने देखा होगा, अर्जुन नहीं होता अगर द्रोणाचार्य सिर्फ प्रेशर डाल देते। oh my God! सीधी सी बात है यार, अब मैं क्या ही बोलूं। तो चलो, गुडविल का थोड़ा सा समझ में नहीं आया अनीश भाई। गुडविल सिंपल सी बात है, आज मैं यही डाउट्स वगैरह क्लियर करने आया था, क्योंकि कल से मैं अगर मतलब नेक्स्ट वीक से जब मैं क्वेश्चंस कराना चालू करूं तो तुम लोगों को सारी क्लियरिटी हो। देखो यार, गुडविल बेसिकली ये होती है कि मेरे पास गुडविल थी, किसी कंपनी को मैंने खरीद रखा था, मेरे लिए बहुत वैल्यू थी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। गुडविल यानी सीधी सीधी बात है द अमाउंट दैट हैव पेड
किसी कंपनी को या किसी टेक्नोलॉजी को टेक ओवर करने में। सो मैंने उसके लिए बहुत पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आज मैं जब मैं उस वैल्यू को देख रहा हूँ, उस टेक्नोलॉजी की वैल्यू को देख रहा हूँ, तो वो टेक्नोलॉजी की वैल्यू निल हो चुकी है। ब्लैकबेरी के पास मैं जैसा बोल रहा था, एक टाइम पे वो जो कीबोर्ड आता था ब्लैकबेरी कीबोर्ड, उसकी वैल्यू अलग ही लेवल पे थी, लेकिन आज के टाइम पे उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी की वैल्यू इस तरह से डिग्रेड होती है, ये गुडविल की वैल्यू है। डेजी, हर इनकम पे टैक्स लगता है। इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इज टैक्सेबल नो मैटर व्हाट। आपको पहले 7 क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तब आपको यहाँ पे लिंक समझ में आएगा कि आखिर मैंने करवाया क्या है। तो चलो भाई, अगर हमने इतना कर लिया है तो मैं एक छोटा सा काम तुम्हें दे रहा हूँ, क्या तुम सब लोग मुझे करके बताओगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन तुम लोग मुझे करके बताओ। क्या आप सब तैयार हैं? मुझे जल्दी से बताइए। तो भाई देखो यार, मैंने ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए आज के लिए निकाल के रखा था कि मैं तुमसे डिस्कस करूँगा। तो दिया हुआ है, सब लोग अब रुक जाओ और यहाँ पे ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, सब लोग लिखो जल्दी से लिखना चालू करो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन एज 15 लाख रुपीज़। ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे करके दिखाओ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है, इट विल बी कैलकुलेटेड एज % ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब जो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो दिया हुआ है उसके परसेंटेज बेसिस पे निकालना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 125%। अब 125% ऑब्वियसली ब्रैकेट में अगर मैंने लिखा हुआ है कि इट इज़ द % ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 125% निकालना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ अदर एक्सपेंसेस के बारे में बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। नाउ ये जो परसेंटेज है ये सिर्फ 10% है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। अगर मैंने उसे ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोल दिया तो कंफ्यूज होना मत चालू हो जाना, ठीक है। और जो टैक्स रेट है, ध्यान से देखिएगा, वो है 50% का। मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के बताओ। ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से। much later. तो मेरे पास आंसर आना चालू हुआ है। डेजी का सबसे पहले आया है 93,750। प्रथम भाई उसके जस्ट बाद बोल रहे हैं 93,750। प्रथम जी ये किलोग्राम में है या लीटर में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रतविंदर मुझे फाइनल आंसर बताओ यार जल्दी से। 93,715, 17 लाख रुपए। आशीष कुमार चौधरी आप तो कहीं और ही बैठे हुए हैं। माही 1,72,000। अरे यार ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं यार? तुषार थोड़ा सा देखो तो यार, तुषार जैन साहब, थोड़ा कुछ गलत लग रहा है मुझे। जो आपने एनपैट लिखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है यार, ज़रा चेक करो। मोहम्मद सैम, मानसी जुनेजा का भी आंसर आ गया, क्या बात है। फाइनल आंसर रतविंदर, बहुत दूर हो तुम अभी फाइनल आंसर से। देखो भाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है 15 लाख रुपए का। जिनका आंसर नहीं आया है मैं एक बार उनसे डिस्कशन कर रहा हूँ। दिस इज 15 लाख विच इज़ योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 125%। तो कोई मुझे बताएगा 15 लाख का 125% कितना आता है? जल्दी बताओ यार मुझे, वरना कैलकुलेट करना पड़ेगा। 18,75,000। ओके, तो यार 18,75,000 आपका रेवेन्यू है, ठीक है भाई। ये आपका रेवेन्यू है। आप जानते हो कि आपको रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करना होता है, तो मैंने इसमें से 15 लाख रुपए माइनस कर दिया। ठीक है ठीक है, सही जा रहे हैं। तो मेरे पास जो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगा बेसिकली, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस को अभी मैंने माइनस नहीं किया है। तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 3,75,000 रुपीज़। अब मुझे अदर एक्सपेंसेस भी माइनस करने। अदर एक्सपेंसेस जो हैं उन्होंने बोला है जो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस यहाँ ध्यान देना, इसको बोला है % ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा। जो भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा उसका 10%। अब मैंने यार ये देखो यार, जो मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो था 18,75,000, उसका 10% आएगा 1,87,500। बताओ यार मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, जल्दी बताओ भाई, मुझे कमेंट चाहिए। तो 3,75,000 था, माइनस गया मैं 1,87,500, तो मेरे पास जो बचा वो बचा 1,87,500। वाह यार, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं भाई? सो इट विल बी 1,87,500 ये बचा। अब जो ये बचा ये कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचा हुआ है। इसका 50% है टैक्स रेट, तो ठीक है इसका 50% निकालते हैं अपन। 1,87,500 जो ये लिखा हुआ है ना, इसका 50% 1,87,500, तो 93,750। तो भैया टैक्स 93,750 माइनस कर देंगे
तो जो बचेगा वो बचेगा 93,750, ये कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या जैसा बोला गया था एनपैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे भाई से। क्या आपको समझ में आया? कोई ऐसा है? माही क्या पूछना चाह रहे हैं? 30,000 है अदर एक्सपेंसेस। 30,000 थोड़ा ना होगा तुमने माही पता नहीं 30,000 किसका निकाल दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना उसका निकलेगा 10%, अदर एक्सपेंसेस जो है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, सारी क्लासेस के नाम से हैं काशवी, देख लेना एक बार जाके। मेरी राइटिंग इतनी ख़राब है क्या? 125% समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनली अपन ने क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभय भाई मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला मैंने कैसे, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था उसका 125% निकाला है मैंने। क्यों? क्योंकि क्लियरली बोला जा रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है परसेंटेज निकाला जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है 15 लाख रुपीज़। इसका जैसे ही 125% निकाला मेरे पास रेवेन्यू आ गया, ये रहा मेरा रेवेन्यू, चेक करो भाई। अब जैसे ही मेरे पास रेवेन्यू आया, सीधा सा फंडा है, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस होता है। मैंने माइनस किया तो बचा 3,75,000। फिर अदर एक्सपेंसेस मैंने माइनस किए। अदर एक्सपेंसेस कैसे निकाले, ये 1,87,500 कैसे आया? अदर एक्सपेंसेस बोला गया था 10% निकालो परसेंट ऑफ रेवेन्यू का, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का। ऑपरेटिंग रेवेन्यू था 18,75,000। इसका मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 10% लिख दिया यहाँ पे ले जाके 1,87,500 रेवेन्यू का। तो जो डिफरेंस आया, क्योंकि ये मेरा भाई 3,75,000 जो था ये मेरी बची हुई इनकम थी कॉस्ट माइनस करने के बाद, इसमें से मैंने और खर्चे माइनस किए, तो जो बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स नहीं लगाए वो था 1,87,500। टैक्स रेट 50% था, 1,87,500 का 50% निकाला, माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया ये। चलो समझ में आ गया है। तो मेरा काम बनता है यहाँ पे तुम लोगों को एक और क्वेश्चन देना, क्योंकि जब तक यार एक आध और क्वेश्चन ना हो तब तक मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम लोग अपनी बुद्धि चला रहे हो? बताओ कैसे मुझे यकीन होगा? हो सकता है तुमने एवी एवी कैलकुलेट करके लिख दिया हो भाई। तो चलो भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जल्दी जल्दी लिखना भाई, और क्वेश्चन बिना लिखे काम मत करना चालू कर देना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास दिया हुआ है 25 लाख रुपीस, लिख लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के जस्ट बाद आपको दिया हुआ है अदर इनकम। नाउ अदर इनकम में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं यहाँ पे, जो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है उसके हिसाब से, और वो है अदर इनकम आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ये मैंने ब्रैकेट में डाला, और यहाँ पे जो मैं परसेंटेज है उसको कर देता हूँ 20%। अदर इनकम इज 20%। देख लो भाई, इतना तो मैंने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अदर इनकम के बाद दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये दिया हुआ है 30%। अब आप सोचेंगे भाई 30% काय का, तो अगेन मैं इसको वही लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चेक कर लीजिए जो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। फिर आ जाते हैं अदर एक्सपेंसेस पे, तो ये अगेन मैं 10% रख रहा हूँ, लेकिन वही परसेंटेज ऑफ, कुछ नाम चेंज कर रहा हूँ, देखता हूँ तुम लोग कंफ्यूज होते हो या नहीं। परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और उसके बाद फाइनली टैक्स रेट पे आ जाते हैं, तो वो है 15%। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। Few moments later. अच्छा बेटा ठीक है, डेजी का आंसर आ गया है, ठीक है। माही का आंसर एक बार में, क्या बात है। हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं अनीश भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आपके मुंह में घी शक्कर भाई, बिल्कुल सही है। उदय प्रकाश ने हिंदी में आगे भी लिख दिया है रुपए, 17 लाख रुपए, क्योंकि बाकी सब ऐसा लग रहा है किलोग्राम या लीटर में आंसर दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मृदुल ने भी आंसर दे दिया, मानसी ने भी आंसर दे दिया है, नीतू का भी आ गया है, निखिल का भी आ गया, रिया का भी आ गया। चलो ठीक है, बढ़िया। उदय प्रकाश, अस्मा, रूही, सबके आंसर आते जा रहे। पार्ले जी वाले का भी आ गया है। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली आज हमने ये आइडिया लगा लिया कि एक बेसिक क्वेश्चन को उठा के कैसे किया जाता है, और फिर अगेन कुछ कॉन्टेक्चुअल क्लियरिटी हो गई कि कॉन्टेक्स्ट कैसे रखना है, कैसा माइंडसेट रखना है, कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है, क्या अगर दिया हुआ है तो क्या नहीं लेना है, और किस परसेंटेज पे क्या चीज़ें आएंगी। दैट कैन बिकम अ नाइटमेयर, जो तुम लोगों ने इतने आसानी से किया है, दैट कैन बिकम अ नाइटमेयर वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एंड दैट कैन कंफ्यूज यू थ्रू आउट द ईयर। सो बहुत अच्छे जा रहे हो, ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करना है,
कल के लिए आपको तैयार रहना है। जितना भी मैंने नेशनल इनकम के अंदर करा दिया है, जिन्होंने वीडियोस अभी तक कवर अप नहीं किए, प्लीज़ एक बार जाके उन्हें कवर अप करो वीडियोस को, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और जिन्होंने कर लिया है एक बार रिवाइज कर लो, ताकि कल जब मैं अपन इकोनॉमिक्स लेके बैठे तो तुम लोगों को वो चीज़ें बने जो मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके लिए प्रीवियस रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं आज कि हमने क्या क्या किया है। बस अब कल की तैयारी है और डिस्कशन होना चाहिए, ग्रुप अलाइव दिखना चाहिए मुझे, और सिर्फ काम के डिस्कशन दिखने चाहिए। तो चलो भाई, इसी बात पे मिलते हैं हमारे कल की इकोनॉमिक्स क्लास में। मैं आपका इंतज़ार करूंगा और बिना टाइम वेस्ट किए तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।